हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए आज पॉलिटी की सीरीज का अगला क्रम चलते हुए जो है भारतीय संविधान के 22 भागों में दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं। अगर आपने पहला भाग जो है नहीं देखा है तो जाकर आप पहले उसे देख लें। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अगर हम बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। सभी आप जानते हैं दोस्त कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहां से लिया गया मेरे भाई? ब्रिटेन से। ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11। सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। फिर जो है नागरिकता अधिनियम 1955 पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनसे किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आइए अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या तात्पर्य है इस बात का? इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का कौन नागरिक होगा। यह बात कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संपूर्ण जो है प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राज्य बना भारत। अब जो है इस दिन 26 जनवरी 1950 के दिन कौन भारत का नागरिक होगा, इस बात की चर्चा आर्टिकल 5 में की गई है। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार की शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कहता है मेरे भाई कि वे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद हुआ हो। क्या हुआ हो? जन्म हुआ हो। तो व्यक्ति भारत के संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के तौर पर माना जाएगा। जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद हुआ हो, उस व्यक्ति का जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मानी जाएगी। दूसरी शर्त कहता है कि उस व्यक्ति या उसके माता पिता में से किसी का जन्म यदि हुआ हो तो भी व्यक्ति की नागरिकता मानी जाएगी। तीसरी शर्त कहता है कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। तीन शर्तों में से यदि वो कोई शर्त फॉलो कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 5 कह रहा है। क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, या दूसरी शर्त उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी या उसके बाद हुआ हो। 26 जनवरी 1950 से ठीक 5 वर्ष पूर्व से यदि वह भारत में व्यक्ति रह रहा हो, तब भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 5 सिंपल सी इतनी बात कहती है। उम्मीद करता हूं आर्टिकल 5 से आपको प्रॉब्लम समझ में आई। आर्टिकल 6 देखते हैं, अनुच्छेद है। फिर हम बात करेंगे दोस्त खूब डिटेल में नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। क्या कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 और जो है 2019 में जो संशोधन किए गए सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आर्टिकल 6 कहता है मेरे भाई
पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। इसका क्या मतलब है भाई? अभी हम आपको समझाएंगे कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन का मतलब माइग्रेशन, आने वाले पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो अनुच्छेद 6 बताता है। अभी इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा। एक बार मैं आर्टिकल 7 भी लिख लेता हूं, तब जाके आपको एक साथ समझाता हूं। आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्या कहता है मेरे भाई? भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता और पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 6 में एक शब्द अंडरलाइन करते हैं और आर्टिकल 7 में ये शब्द अंडरलाइन करते हैं, और समझते हैं इस बात को कि अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में क्या अंतर है और इनसे किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए देखते हैं दोस्त, मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत, और आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान। हम यहां पर एक चित्र बनाते हैं भारत का, छोटा सा एक भारत। समझते हैं दोस्त। अब देखिए, यह है भारत। आर्टिकल 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएंगे, और उनके बारे में क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, ध्यान रखिएगा इस बात, कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है तो वह सामान्य तौर पर नागरिक ले सकता है या नागरिकता प्राप्त कर सकता है, सामान्य कंडीशन में। क्या मतलब है इस बात का भाई? पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति आजादी के बाद 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति यदि भारत आ गया है तो वह भारत का नागरिक है सामान्य तौर पे। अब यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो पहले वाले में ये पहले है और ये क्या है? बाद। 19 जुलाई 1948 के यदि कोई व्यक्ति बाद आता है पाकिस्तान से भारत तो 6 माह रहना पड़ेगा और तब जाके उसे रजिस्ट्रेशन कराने पर नागरिकता मिलेगी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि 19 जुलाई 1948 ही क्यों? तो इसी दिन, इसी डेट को प्रवास से संबंधित अनुबंध जारी किए गए थे, जो है नियम बनाए गए थे भारत और पाकिस्तान को लेकर, इसलिए इस डेट को जो है रखा गया। क्या समझे? अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने के संबंध में उल्लेख करता है अनुच्छेद 6, और कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है पाकिस्तान से तो उसको सामान्य तौर पर नागरिकता दे दी जाएगी। यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो 6 माह रुकने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन कराने पर जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 6। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है मेरे भाई, यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है,
तो इसकी एरो जो होगी वो इस दिशा में होगी। इसकी एरो किस दिशा में है? इधर की। तो ये तीर पर ध्यान दीजिएगा। भारत से यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, कब? 1 मार्च 1947 के बाद। 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त। कहां की नागरिकता समाप्त? भारत की। ये कह रहा है अनुच्छेद 7 कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद जा रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त। उसके अलावा यदि यह इस डेट के बाद आता है, यदि वह पुनः दोबारा आता है, फिर से भारत यदि आना चाहता है तो उसे फिर से 6 माह रहना होगा और तब जाके रजिस्ट्रेशन करने पर नागरिकता मिलेगी। फिर से समझिए, आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद जाता है तो भारत की नागरिकता समाप्त। यदि वह पुनः वापस आता है तो उसे 6 माह रहकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके आपको नागरिकता दी जाएगी। आप कहेंगे कि मान लीजिए सर 1 मार्च 1947 के बाद गया और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, तब तो उसे सामान्य तौर पर नागरिकता मिल जाएगी। नहीं मेरे भाई, आप ज्यादा दिमाग ना लगाइए। जैसे ही वो भारत से गया और वो पाकिस्तान के लिए जो है अप्लाई करेगा, तैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त, तो उसकी यहाँ लिस्टिंग जारी हो जाएगी, तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि वो इस कैटेगरी से मान्य होगा। तो आप ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा, और आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाता अगर मैं इस बात का जिक्र ना करता तो इसलिए वो इसी कैटेगरी में रहेगा और उसे 6 माह रुकने के बाद ही नागरिकता दी जाएगी। ये रहा अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 की कहानी। इसके अलावा आगे देखते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता ये कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। क्या मतलब है इस बात का? अर्थात कोई व्यक्ति यदि वह भारत से बाहर रह रहा है तथा उसके माता या पिता में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत के अंतर्गत आते हैं तो वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। इस अनुच्छेद का हम जिक्र अलग से करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में। ये आएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। नागरिकता में अभी तक बहुत बार संशोधन हो चुका है, तो इस बात को हम आगे देखेंगे। लेटेस्ट संशोधन 2019 वाला, इसको भी देखेंगे। तो आप इस बात को समझिएगा कि यदि कोई व्यक्ति भारत से रह बाहर गया हो, यदि उसमें उसके माता पिता का संबंध भारत से हो, यदि वह नागरिकता लेना चाहता है तो उसे आसानी से नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन एवं शर्तें हैं जो संशोधन कर करके बढ़ाई गई हैं। तो आगे चल के इसका जिक्र नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है, जो अभी मैं आगे करूंगा। तो इस अनुच्छेद आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कौन बताता है? तो अनुच्छेद 8 बताता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिक न होना, क्या मतलब है इस बात का भाई? सिंपल सा आर्टिकल 9 अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 का कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया और वहां की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली तो स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त। बहुत सारे उदाहरण विजय माल्या का ले लेंगे, विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता समाप्त।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं, क्या हो जाता है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता आसानी से दी जाएगी। उदाहरण में देखेंगे सानिया मिर्जा, यदि उनके माता पिता का संबंध जो है भारत से है और सानिया मिर्जा की नागरिकता भारत से है, तो यदि उनके पुत्र जो है चाहे कि हम भारत की नागरिकता लें तो उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अभी आगे चलकर हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है मेरे भाई, नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना, क्या तात्पर्य है इस बात का? कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल नंबर 10 है। क्या कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। पूरा बात समझिए, पूरी बात यह है कि अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अलावा अन्य किसी भी तरीके से छीनी या समाप्त नहीं की जा सकती। क्या मतलब है भाई? मतलब अनुच्छेद 10 जो है संरक्षण प्रदान करता है नागरिकता का, और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अभी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा कि इनसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 से कितने बढ़िया टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। सीधी सी बात, सिंपल सी बात कहता है कि संसद के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नागरिकता से संबंधित आपको छीनने का शक्ति प्रदान कर दे या हटा दे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पावर किसको दिया गया है? संसद को। आर्टिकल 11 क्या कहता है, इस बात को भी समझते हैं। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित, नागरिकता पर संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। नागरिकता से संबंधित संशोधन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। क्या मतलब है इस बात का भाई? नागरिकता से संबंधित जितने संशोधन होंगे वो सारे संशोधन अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद द्वारा किए जाएंगे। विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है कि वह नागरिकता में संशोधन कर ले। तो ये आपके अनुच्छेद रहे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जो डायरेक्टली अनुच्छेद थे, ये अनुच्छेदों से जो है संबंधित उपबंध है। अगर बात करें इनसे मोटे मोटे प्रश्न बनने वाले कि आपके एग्जाम में जो हर बार जो है घुमा फिरा कर दे देता है, उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। आप आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जो है नागरिकता की प्राप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आपको लगेगा, ऑप्शन दे देगा 5 से 6, 5 से 7, 5 से 8, 5 से लेकर 11 तक। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अधिकतर बच्चों का जवाब होता है 5 से लेकर 11 तक, जो कि गलत है। सही जवाब होगा मेरे भाई अनुच्छेद 5 से 8 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक नागरिकता की प्राप्ति की बात करता है। अनुच्छेद 5 में भी नागरिकता मिल रही है, अनुच्छेद 6 में भी नागरिकता मिल रही है, अनुच्छेद 7 में भी नागरिकता मिल रही है और अनुच्छेद 8 में भी नागरिकता मिल रही है। परंतु 9 में नागरिकता छीनी जा रही है, 10 में नागरिकता को संरक्षण किया जा रहा है और 11 में नागरिकता से संशोधन की शक्ति है। तो सही जवाब होगा आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक में नागरिकता की प्राप्ति का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि नागरिकता का लोप किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो सही जवाब होगा मेरे भाई आर्टिकल 9। क्या होगा? आर्टिकल 9। आप कहेंगे कैसे सर? लोप का मतलब होता है गायब होना। आर्टिकल 9 में नागरिकता का लोप किया गया है, अर्थात नागरिकता खत्म हो गई है आपकी। कब? जब विदेशी नागरिकता आपने ग्रहण की है तब। तो नागरिकता का लोप से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 9 है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं। अब अगला प्रश्न बनता है, ये बताइए नागरिकता का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? नागरिकता का संरक्षण, ये सब प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आप ध्यान देंगे। नागरिकता का जो है संरक्षण करता है अनुच्छेद 10। मैंने अभी बताया
कि आर्टिकल 10 जो है कहता है कि नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे नागरिकता छीन ले। जो संसद में नागरिकता देने का प्रावधान है, जो संसद में नागरिकता छीनने का प्रावधान है। 5 तरह से नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा ली जाती है और 3 तरह से नागरिकता त्यागी जाती है। उसके अलावा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे आपको नागरिकता छीन सके, और ये बात तो संसद कहती है। तो नागरिकता का संरक्षण किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 10 में। अगर बात करें हम नागरिकता में संशोधन, नागरिकता में संशोधन, ये कहता है आर्टिकल 11। नागरिकता में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किया गया है। मतलब अनुच्छेद 11 के माध्यम से ही नागरिकता में संशोधन कर सकते हैं, और वो संशोधन करेगी कौन? तो वो करेगी संसद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है। देखिए दोस्त, नागरिकता अधिनियम 1955, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 11 के माध्यम से नागरिकता में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, और संसद ऐसा ने किया भी है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता से रिलेटेड यह एक क्रांति है जो नागरिकता में सबसे बड़ा संशोधन है, और इस अधिनियम में भी कई बार संशोधन किए गए हैं। 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 तमाम संशोधन किए गए हैं। और ये अभी तक का सबसे बड़ा संशोधन है नागरिकता अधिनियम 1905। 5 तरह से नागरिकता देता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो नागरिकता अधिनियम की अगर हम बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है, और वो 5 प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है जन्म के आधार पर, बाय बर्थ। अगर हम दूसरी नागरिकता के बारे में बात करें तो दूसरी नागरिकता मिलती है मेरे भाई वंश के आधार पर। तीसरी नागरिकता मिलती है पंजीकरण के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन। और अगर हम चौथी नागरिकता की बात करें तो वो मिलता है देशीकरण के आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन। अगर हम 5वीं नागरिकता की बात करें तो भूमि अर्जित द्वारा, यानी किसी भी भूभाग को भारत में शामिल करके। आइए समझते हैं एक एक के बारे में कि इन नागरिकताओं का प्रावधान क्या है। यदि हम दोस्त जन्म द्वारा नागरिकता की बात करें तो सिंपल सी बात कहता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन या बाद, उस दिन या बाद में जन्म हुआ हो। यदि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद यदि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। परंतु इसमें अपवाद है, और इस बात को भी ध्यान देंगे। अब क्या अपवाद है भाई? कि विदेशी जो राजनयिक होते हैं, जो विदेशी राजनयिक भारत में आकर रहते हैं, यदि उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। तो विदेशी राजनयिक, ये अपवाद है। विदेशी राजनयिक, ये ध्यान रखिएगा, इनके बच्चे भारत में जो है नागरिक नहीं होंगे। विदेशी राजनयिक के बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चे। अगर हम बात करें और अपवाद की तो एक और अपवाद है शत्रु द्वारा अधीन भारतीय भूभाग में जन्मा बच्चा। क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए किसी भारत के जमीन के टुकड़ों को किसी विदेश ने अधीन कर लिया है, और उस जमीन के टुकड़े पर यदि कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। जैसे पीओके पीओके जो है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहां पर 26 जनवरी 1900 भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, और 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा बच्चा वहां भारत की नागरिक नहीं होगा। तो इसके 2 अपवाद हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो है जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के। बाकी सिंपल सा प्रोसेस है। 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद कोई भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। सिंपल सी बात, ये कहता है जो है जन्म द्वारा नागरिकता। अगर हम बात करें वंश के आधार पर,
वंश के आधार पर बाई डिसेंट द्वारा नागरिकता कैसे दी जाती है, तो इसको समझते हैं। तो बाई डिसेंट द्वारा नागरिकता देखते हैं कैसे मिलती है। तो ये कहता है सिंपल सी बात कि 26 जनवरी 1950 के दिन या के बाद किसी बच्चे का जन्म कहीं भी हो, किसी बच्चे का जन्म कहीं भी हो, परंतु परंतु माता या पिता का नागरिकता जन्म के समय भारत का है, तो उसे आराम से वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। क्या मतलब है भाई इस बात का, सिंपल से समझते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में भी हो रहा हो, उदाहरण लेते हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा के बच्चे का जन्म पाकिस्तान में हुआ, परंतु सानिया मिर्जा की नागरिकता भारत की है और शोएब मलिक की नागरिकता पाकिस्तान की है। यदि उनका बच्चा चाहे कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आसानी तरीके से उसे भारत की नागरिकता वंश के आधार पर मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि माता या पिता में से किसी एक की नागरिकता किसकी है, भारत की है। याद रखना मेरा भाई, यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। नागरिकता में माता या पिता दोनों शब्द हैं। पहले केवल पिता शब्द था, माता शब्द बाद में ऐड हुआ है 1992 संशोधन में, नागरिकता संशोधन 1992। अभी मैंने ऊपर बताया कि कई बार संशोधन हुए हैं, तो माता शब्द जो है 1992 के संशोधन में जोड़ा गया है। पहले केवल पिता शब्द था, आज माता या पिता में से किसी भी एक का नागरिकता भारत से है, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। सिंपल सी ये बात कहता है, वंश के आधार पर नागरिकता, इसको ध्यान रखें। तीसरा क्या कहता है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, रजिस्ट्रेशन द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता ग्रहण करें, तो कर सकता है। शर्त उसकी ये है कि वह पिछले 7 सालों से भारत में रह रहा हो, तो उसे आराम से नागरिकता रजिस्ट्रेशन द्वारा मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मेरे भाई एक बात और याद रखिएगा, भारत में भी यदि किसी नाबालिग जोड़े का बच्चा अगर होता है, एडल्ट नहीं है वो, अगर उनका बच्चा हो जाता है, तो उनकी नागरिकता रजिस्ट्रेशन द्वारा ही मिलती है, जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती है। तो भारत के नाबालिग जोड़े, भारत के नाबालिग जोड़ों के बच्चे उनकी नागरिकता भी एडल्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन जो कराएंगे उसके बाद मिलेगी। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा उस बच्चे का जन्म के साथ। तो ये कहता है कि जो है बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता। देशीकरण क्या कहता है, इसको समझते हैं। बाई नेचुरलाइजेशन क्या है, देशीकरण क्या है। तो देशीकरण मेरे भाई सिंपल सी नागरिकता देता है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 साल और प्लस 1 11, टोटल 11 साल है, 11 सालों तक 10 साल प्लस 1 साल से भारत में रह रहा हो, तो जो है उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। या ध्यान रखना, भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को यदि लगता है कि उसका जो है चरित्र सदचरित्र है, तथा अनुसूची 8, कई बार ये प्रश्न बन चुका है, अनुसूची 8 के भाषाओं का ज्ञाता हो। अनुसूची 8 में जो भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से उसे किसी भाषा की अच्छी पकड़ हो, अच्छा नॉलेज हो, तब भी वह देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या सदचरित्र हो, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति हो। उदाहरण में मेरे भाई अदनान सानी का याद रखिएगा। 1 जनवरी 2016 से अदनान सानी इंग्लैंड में जन्मे, पाकिस्तान की नागरिकता पहले ली और उसके बाद वो फिर आकर भारत में रहने लगे और भारत में विख्याति प्राप्त की, और 1 जनवरी 2016 से उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई।
तो ये भी याद रखिएगा। सदचरित्र के आधार पर जो है सदाचार या मानवीय गुण के आधार पर उनको नागरिकता दे दी गई गृह मंत्रालय द्वारा। तो देशीकरण जो है आपका ये कहता है, याद रखना, बाई नेचुरलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। अगर हम बात करें भूमि अर्जित, किसी भी भूभाग को यदि भारत अपने में शामिल कर लेता है तो वहां के जो नागरिक होंगे वह भारत के नागरिक माने जाएंगे, ये कहता है भूमि द्वारा अर्जित। तो भूभाग को शामिल करके ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे भाई ये तो हो गई नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। 5 प्रकार से नागरिकता अधिनियम 1955 देता है इजाजत 5 तरह से नागरिकता ग्रहण करने की। परंतु नागरिकता छीनी भी जाती है, नागरिकता की समाप्ति भी होती है, इसको समझते हैं। नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन? पहला है परित्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वयं से स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर दे तो वह जो है पहली कैटेगरी के अंतर उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, पहली कैटेगरी के अंतर्गत उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये परित्याग कर दे स्वेच्छा से, लिख लेते हैं रूट वर्ड जो है हिंट समझने के लिए। अगर दूसरा कहता है यदि उसकी नागरिकता खत्म हो जाए, खत्म कर दी जाए, पर्यावक्षक कहते हैं जिसको, खत्म कर देने पर, टर्मिनेशन जिसको कहते हैं, टर्मिनेट कर देना। तो दूसरी कैटेगरी है खत्म करने के दौरान, या खत्म कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। अंग्रेजी वर्ड की बात करेंगे तो परित्याग और खत्म में बहुत बारीक अंतर है मेरे भाई। खत्म का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, ये जो है दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत होता है। तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर यह कैटेगरी लागू होगी, विदेशी नागरिकता यदि ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कहते हैं मेरे भाई कि उसकी नागरिकता जो है छीन ली जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। वंचित शब्द है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है? नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा। इसमें भी कई शर्तें हैं। पहला शर्त कहता है मेरे भाई यदि वह व्यक्ति देशद्रोही हो या किसी गलत कारण से या गलत वजह से उसने नागरिकता ग्रहण कर ली हो धोखे से, या पिछले 7 सालों से बिना किसी सूचना के भारत से बाहर रह रहा हो, तब भी उसकी नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा। तो नागरिकता की समाप्ति भी होती है और इसका भी अधिकार जो है संसद के पास है। तो ये ध्यान रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरह से नागरिकता प्राप्त होती है और 3 तरीके से नागरिकता की क्या होती है? समाप्ति होती है, 3 प्रकार से। इसके अलावा हम बात करेंगे मेरे भाई, एक बड़ा अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 का। 2019 में एक बड़ा अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, और इसको कहते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बड़ा चर्चा में रहा, बड़ा विवाद भी हुआ, और इसके पीछे कारण क्या है, इनसे प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए इनको समझते हैं। CAA क्या कहता है? इसी को कभी कभी CAB कहीं कहीं आपने देखा होगा, लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ध्यान देना, 2019 में इसका क्या प्रावधान है, इसको समझते हैं। भारत सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देश के 6 धर्म के लोग यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं तो वह अवैध नहीं होंगे। ये समझने वाले पॉइंट है। यहां पर 6 धर्मों के नाम में मुस्लिम धर्म का जिक्र नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये नागरिकता अधिनियम जो है 2019 में लाया गया। 6 धर्म कौन कौन से हैं? तो 6 धर्म में आपके जो है मुस्लिम को छोड़कर जो है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये सभी धर्म हैं, परंतु मुस्लिम नहीं है। देश कौन से हैं? 3 थे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देश के 6 धर्म। तीनों देश के कितने धर्म? 6 धर्म।
कौन कौन से? तो सिख, हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी पारसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध। ये 6 धर्म के लोग मुस्लिम को छोड़कर, यहां याद रखना मेरे भाई, मुस्लिम नहीं है। इसी पर तो विवाद हुआ था, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम को छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धर्म के लोग, यदि डेट याद रखना 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं तो वो इलीगल नहीं है, अवैध नहीं है। पहली शर्त की गई 2019 में, याद रखना डेट 31 दिसंबर 2014 से पहले। और ये भी कहा गया कि यदि वह पिछले 5 सालों से भारत में रह रहे हो तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। पहले याद रखिएगा, यहाँ पर देशीकरण वाले में हम लोगों ने पढ़ा होगा 10 + 1 11 साल से, 11 साल से घटाकर क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। तो ये था 2019 का CAA, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी आप समझते रहिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।